हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, एचपी टैट का आपका जेबीटी का साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम ये पेपर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तो आपका अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की रहने वाला है, साथ में जो है हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि आप अगर नेक्स्ट जो आपका टैट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आपको देखना होगा। फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया चाहिए वो पेपर आता कैसा है। सो आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चैनल पे बहुत सारी ऑलरेडी साइकोलॉजी की वीडियोस पड़ी मिलेगी जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नई वीडियोस भी आएगी बट वो वीडियोस रिपीट नहीं होगी। जिन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना दी है उन पे हम सिर्फ उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ उनके जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे जिन टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बन गई है। सो देखो, अभी बहुत टाइम है टैट के लिए, ओके। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ टॉपिक को समझने में थोड़ा एम्फोसिस लगाइए, थोड़ा एम्फोसिस कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस एमसीक्यूज कर रहे हो सॉल्व, मे बी आप वहाँ पर जाके करेक्ट कर लोगे, बट आपको पता है आपका जो ये आपको उसमें भी हेल्प करता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको आगे कमीशन में भी हेल्प करता है, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप समझ लोगे टॉपिक को, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल। So let's start with the video. The first question is, whose definition is this? The psychology is the most basic science of education. See, ये वाली जो definitions हैं, बहुत सारी definitions है जो कि आपको दी गई है, हर एग्ज़ाम में ये definitions पूछी जाती है। एंड डेफिनेशंस बहुत वास्ट है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तो आपके जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं उसमें आपको डेफिनेशंस मिलती है, हर चैप्टर में आपको पता है उसमें आपको दी जाती थी डेफिनेशंस। तो एक बार उन सारी डेफिनेशंस के थ्रू मतलब जाइए, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई है, क्योंकि रिपीट भी बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं। सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 20 तक और 21 का मैं ऐड कर दूंगी, मतलब जो आपके पिछले एग्ज़ाम में हुआ था उन डेफिनेशंस को, मतलब ये सारी डेफिनेशंस मैं ऐड करके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। ऑलरेडी आई गेस एक वीडियो बनी हुई है एंड एक वीडियो मैं और बना दूंगी, ठीक है, जिसमें हमने अराउंड अबाउट 44 डेफिनेशंस हमने की थी, एंड और भी जो डेफिनेशंस है वो हम कर लेंगे उसमें, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 डेफिनेशंस हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो ये किसने बोला था? तो ये जो आपकी साइकोलॉजी इज दी मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये आपके इनमें से किसी ने भी नहीं बोला था, ओके। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसे हम स्किनर की बात की जाए, तो स्किनर ने बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी है। जैसे कि एक डेफिनेशन ये पूछ ली जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये किसने दी थी? ये भी स्किनर ने दी थी। एक डेफिनेशन ये हम बात कर लेते हैं। अगर हम BN झा की बात करें, इनकी एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछी गई है, वो टैट के एग्जाम में, हेरिडिटी इज़ अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ओके। सो ये BN झा की है डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है। ऐसी डेफिनेशंस आपको जो बहुत एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है डेफिनेशंस, वो तो आपको डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए। स्किनर की बहुत सारी डेफिनेशंस है जो कि बार बार मतलब बहुत बार पूछी गई है आपके इसमें टैट के एग्ज़ाम में, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन। तो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ में हेल्पफुल है? इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में हेल्प करती है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following method is considered as the most scientific and objective मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ बिहेवियर। तो कौन सा व्यवहार अध्ययन में कौन सी जो विधि है वो सबसे ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है। तो ये इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी एक्सपेरिमेंटल मेथड रहने वाला है। बी विल बी द करेक्ट
आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन हमने एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया है। हाउ मेनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब इन साइको सोशल डेवलपमेंट। सी, पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, कई बार आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, आपको थ्योरी का नाम बता दिया जाता है, आपको उसके जो साइकोलॉजिस्ट है जिसने दी थी उनका नाम बताना होता है। जैसे आपको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो आपको उसमें बताना है एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी है ये दी थी। ओके, फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है, आपको इस थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताती हूँ। एक ऐसी थ्योरी ये है चाइल्ड साइकोलॉजी में जिसको हम थ्रू आउट द लाइफ हम पढ़ते हैं। ओके, लाइक और जो भी आप पियाजे की थ्योरी देख लीजिए, आप पियाजे की थ्योरी देख लीजिए, और कौन सी थ्योरी हम बोलते, और भी आप जितनी भी थ्योरीज देख लेंगे तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम एट द एज ऑफ 18 स्टॉप कर लेते हैं। बट आपकी जो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये वाली जो थ्योरी है, हम टिल डेथ पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ बच्चे में हम इसको स्टॉप नहीं कर देते, एडोलेसेंस में इसको स्टॉप नहीं कर लेते, इसके बाद के भी आइडेंटिटी क्राइसिस जो होते हैं वो हम पढ़ते हैं। एंड ये जो थ्योरी है ये फेमस ही आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए है। ओके, लाइक थ्रू आउट द लाइफ ये थ्योरी जो आपको, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे जहाँ पे मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस थ्योरी में हम बेसिकली यही समझते हैं कि एक बच्चा जो है, मतलब एक इनबॉर्न जो है, एक इन्फेंट जो है, वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है टिल डेथ। हम हमेशा हर स्टेज पे आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेज में हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर केयर मिल रही है पेरेंट्स से, हर चीज़ आपको प्रॉपर अटेंशन मिल रही है, केयर मिल रही है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रस्ट डेवलप होगा। बट वेयर एज अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो हमारे पास मिसट्रस्ट आएगा। एंड इस फर्स्ट स्टेज की वजह से ही जो नेक्स्ट स्टेज में बच्चे के अंदर चीज़ें फॉरवर्ड होती जाएगी। मिसट्रस्ट आएगा तो उसके पास आगे भी वो चीज़, फिर आपका जैसे सेकंड स्टेज आती हैं जो कि आपकी 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक होती हैं, तो उसमें आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आएगी। अगर बच्चे में मिसट्रस्ट हुआ होगा फर्स्ट स्टेज में उसके अंदर डेवलप, तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस है उसके अंदर ऑटोनॉमी आएगी। मतलब उसके अंदर वो कंट्रोल आएगा, वो मतलब कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। क्या आएगा, चांसेस क्या है, शेम एंड डाउट आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपकी फर्स्ट स्टेज से ही डिपेंडेंट है वो सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। एंड इसमें ये जो फेमस है फॉर कॉइनिंग द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस, लाइक एट द एज ऑफ अडोलेसेंस, यहाँ पर 13 टू जो 18 की एज रहती है, तो उसके अंदर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस इस वजह से है कि क्योंकि एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वहाँ पर बच्चा जो होता है वो क्या करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस उसके अंदर होती है, उसके अंदर रोल कंफ्यूजन आ जाता है। तो वहाँ से वो कैसे बाहर निकलता है वो चीज़ इसमें डिस्क्राइब की गई है। तो कितने स्टेजेस हैं, अगर आप इसकी कुल स्टेजेस की बात करें तो 8 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, देन थर्ड में आपके पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगा, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी आएगा, ऐसे ऐसे करके आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आएगा। ओके, फिर वैसे करके और लास्ट स्टेज आपका रहता है वो रहता है आपका इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। ओके, नेक्स्ट है आपका आर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, बहुत बार डिस्कस किया गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस यूजुअली साइकोलॉजी पार्ट में पूछा ही जाता है। तो किससे बनी होती है, वो डीएनए से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम। तो ईच एग सेल के पास कौन सा क्रोमोसोम, सी एग सेल मतलब फीमेल, ठीक है, और ईच बोला है तो मतलब एक एक्स होगा। अगर यहाँ पर स्पर्म सेल बोला होता तो यहाँ पर वाई आंसर होता। ओके, बट यहाँ पर एक्स सेल बोला है तो करेक्ट आंसर इज एक्स। A is the correct answer. Next is delinquency is often associated with. So जो अपराध प्राय है वो किससे जुड़ा होता है। सो फर्स्ट है लो पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट लो है। अगर जब मैं आपके लिए पेरेंटिंग स्टाइल वाली वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि बच्चा कब क्या चीज़ फेस करता है, वहाँ से क्वेश्चंस पेरेंटिंग स्टाइल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन नहीं होगा, पेरेंट्स को डांट नहीं रही हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो उस चीज़ से भी ये चीज़ होगी। फैमिली डिस्कॉर्ड, फैमिलीज़ में मतलब आपका जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है बच्चे में। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, prenatal development is commonly divided into the main period called, see, ये आपसे क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, बट डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट पीरियड कौन सा होता है, फर्स्ट पीरियड का क्या, प्रीनेटल का फर्स्ट पीरियड का क्या नाम रहता है, सेकंड पीरियड का क्या रहता है, थर्ड पीरियड का क्या रहता है, उसमें बच्चे को क्या बोला जाता है, उस एग को क्या बोला जाता है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो प्रीनेटल पीरियड में 3 पीरियड जो डेवलपमेंट है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपकी जर्मिनल है, सेकंड आपकी एम्ब्रॉयनिक है, थर्ड आपकी फीटल है। ओके, जर्मिनल जो है आपकी, ये आपकी फर्स्ट जो है फर्स्ट 14 डेज में जो है उसको बोला जाता है। ओके, तो जर्मिनल में जो बच्चा होगा, जो वो एग होगा, उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, एम्ब्रॉयनिक आपकी सेकेंड स्टेज आती है, ठीक है, 4 वीक्स का ये पीरियड रहता है अप्रॉक्स। एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रॉयनिक से आप एम्ब्रियो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, एंड थर्ड आपकी जो लास्ट स्टेज रहती है उसको हम फीटल स्टेज बोलते हैं। एंड ये जो फीटल स्टेज होती है, यहाँ पर एम्ब्रियो से जो होती है वो चीज़ क्या बन जाती है, फीटस बन जाती है। इसको आपको ऑर्डर भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी। यहाँ पर तो सारी पूछी थी कि कौन कौन सी कॉमनली डिवाइडेड इनटू, सो ये 3, फर्स्ट आपकी जर्मिनल है, सेकंड आपकी एम्ब्रॉयनिक है, थर्ड आपकी फीटल है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। Next question is, the process of dash is important in personality development. So the process of identification is important in personality development. Next is, Skinner conducted his studies on the following. तो Skinner ने अपनी जो स्टडी है वो both A and B आपके rats and pigeons पे की थी। So D is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रीइंफोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। सी, आपके पास हमने जब ये इस पे वीडियो में बना दूंगी आपके पास अलग से इन दोनों जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली है, ठीक है। आपको कोई भी पता है, आपको इसका आंसर, कोई भी कंडीशनिंग पता है, आपको क्लासिकल कंडीशनिंग भी आपको पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पता है तो भी आप कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी, जो थ्योरी थी, वो किसने दी थी, पैल्विक ने दी थी, 1904 में दी थी। नेक्स्ट जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये किसने दी थी, ये आपके स्किनर ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ओके, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें जाए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं क्लासिकल ऑपरेंट। ये जो ऐसे लोग होते थे, ये बिलीव करते थे, बिहेवियरिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे कि ये मैटर नहीं करता है कि बच्चा कहाँ से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी हेरिडिटी क्या है। वो ये लोग होते थे, वो ये बिलीव करते थे, लाइक वाटसन ने बोला था कि कई बार वो ये बोलते थे कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बच्चे की बैकग्राउंड क्या है, हेरिडिटी क्या है, उसकी इन्वायरमेंट क्या है। जैसे कि आपका, हम प्याजे की बात करें जाए तो वो थोड़ा हेरिडिटी पे फोकस करते थे आपके। अगर हम वाइकोत्स्की की बात करें जाए, वो इन्वायरमेंट पे फोकस करते थे। प्याजे भी बोलते थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है। बट जो आपके बिहेवियरिस्ट थे वो ये बोलते थे कि हमारे इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम कंडीशनिंग से उस बच्चे को, आप मेरे को कोई भी बच्चा ला के दे दीजिए, चोर पुलिस किसी का भी बच्चा ला के दे दीजिए, आप जो भी उसको बनाना चाहेंगे मैं आपको बना के दिखा दूंगा उस बच्चे को, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, वो ये बोलते थे। तो उनका क्या था, कंडीशनिंग फोकस करते थे वो, ठीक है, कि कंडीशनिंग से बच्चे को जो हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो वो कंडीशनिंग, जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ फटाफट, थोड़ा सा है वो। तो आपको वो उन्होंने क्या किया था, पैल्विक ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। ओके, उन्होंने फर्स्ट क्या किया, फूड दिखाया डॉग को,
तो फूड देख के डॉग के पास क्या आया, सलाइवा, उसके मुंह में सलाइवा आया, सैलिवेशन हुई, ठीक है। अब पेल्विक ने क्या किया, फूड प्लस बेल, ओके, फूड के साथ साथ उन्होंने बेल बजाई तो भी सलाइवा आया। अब हमेशा क्या किया उन्होंने, बेल बजाई तब डॉग को फूड दिया, ठीक है। तो अब डॉग के साथ जैसे उन्होंने रिपीट करते गए तो डॉग के साथ क्या हुआ, जब बेल बजती थी उनके डॉग के मुंह में सलाइवा आने लग जाता था, क्योंकि वो चीज़ क्या होगी थी, कंडीशनिंग, क्योंकि डॉग को पता लग गया था जब भी बेल बजती है तो मुझे फूड मिलता है, ओके। तो वो सैलिवेशन उनके मुंह में, डॉग के मुंह में होने लग गई, वो सलाइवा आने लग गया। बट उन्होंने अब क्या किया, धीरे धीरे पेल्विक ने क्या किया, जब डॉग को ये आदत पड़ चुकी थी, ये कंडीशनिंग हो चुकी थी, उन्होंने बेल तो बजाई बट फूड नहीं दिया डॉग को उस टाइम। तो वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, डॉग को पता लग गया कि अब फूड तो नहीं मिल रहा बेल पे, तो वो सलाइवा आना भी बंद हो गया। दैट इज नोन एज एक्सटिंक्शन। वहाँ पर क्या होगी कि देखो ना, एवरी टाइम जब बेल बजती थी तो जो फूड था वो उनके पास नहीं लाया जाता था, डॉग के पास नहीं लाया जाता था, तो सैलिवेशन वहाँ पर स्टॉप होगी, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ स्टॉप होगी। ये आपको मैं न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगी। अभी आपको एक्सटेंशन का मतलब समझ आना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें जो कि स्किनर ने दी थी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला थ्रू रीइंफोर्समेंट बच्चे से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें अचीव करवा सकते हैं। लाइक अब इसमें भी उन्होंने दो चीज़ें बात की थी, एक कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट की बात की थी, एक इंटरमीडिएट उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, एक एक्सटेंशन की बात की थी, ठीक है। इंटरमीडिएट में मतलब पार्शल, मतलब इंटरवल और रेशो में फ़र्क करना है। लाइक मैं आज बच्चे को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बच्चे को बोला जो आज क्लास टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी, ओके। और ये चीज़ मे बी मैं हफ्ते में एक बार बोलती हूँ, ये एक दिन करती हूँ, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं यही चीज़ रखूँगी तो सबको पता है कि एक हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा और मैम उसमें चॉकलेट प्रोवाइड करेगी। तो एक टाइम पे आके बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में तो वो क्रेज़ रहेगा कि मुझे वो चॉकलेट करनी है, मुझे फर्स्ट आना है क्लास में। बट आफ्टर अ फिक्स्ड रेशो, मतलब अगर मैं फिक्स करूँ कि वेडनेसडे को ही ऐसा होगा और हर वेडनेसडे को मैं टेस्ट लूँगी और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको मैं चॉकलेट ही दूंगी, तो बच्चे के अंदर वो क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट आने का, ओके। वेयर अगर मैं ये चीज़ मतलब हम ना मैं इंटरवल फिक्स्ड रखूँ ना मैं रेशो फिक्स्ड रखूँ तो मे बी एक्सटेंशन नहीं आई। एक्सटेंशन का मतलब आपको समझ आ गया है कि हम एक ही चीज़ रीइंफोर्स करते रहते हैं और उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए वो रिस्पॉन्स डल होता जा रहा है, तो दैट मीन्स दैट थिंग हैज़ कम इन टू एक्सटेंशन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। सी मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने मेमोरी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसमें मैंने आपसे मेमोरी की बात की है, मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, एंड उनके फर्दर टाइप्स जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं। मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उस टॉपिक पे भी। एंड एक और चीज़ है, मैं टेलीग्राम, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं पुरानी वीडियोस भी है वो रीपोस्ट कर रही हूँ ताकि आप उन चीज़ों उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो पहले आप टॉपिक देख लीजिए एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको बहुत ईजिली वो चीज़ें समझ आ जाएगी, ओके। सो इसमें से आपकी सेंसरी एक मेमोरी का टाइप है, शॉर्ट टर्म भी मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म भी मेमोरी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको पता हो जाएगा। तो पहले आप ये कर सकते हो, मेमोरी की वीडियो देख के आ जाइए, सब कुछ देख लीजिए क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं मेमोरी के बारे में, ओके। तो आप एक बार उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपने अगर वो वीडियो देख ली है फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, तो फर्स्ट मतलब मेमोरी वाली वीडियो देख ली तो फर्स्ट स्टेज आपको पता लग गया होगा कौन सी है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग पहले आप क्या करते हो, एनकोड करते हो चीज़ों को, सिंबलाइज जो सिंबल्स के थ्रू लर्न करते हो, अपने दिमाग में डालते हो, वो कैसे भी डाल सकते हो आप, ठीक है।
फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस चीज़ की स्टोरेज होती है आपके दिमाग में, ठीक है, आपके ब्रेन में वो चीज़ें स्टोर होती हैं, और फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसका रिट्रीवल करते हो, आप उसको रिकॉल करते हो। लाइक अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको टैट में ये एग्ज़ाम मतलब ये चीज़ ये टॉपिक आएंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर अभी आप क्या कर रहे हो, एनकोड कर रहे हो उस चीज़ को, फिर आप इसको रिवाइज करोगे तो वो स्टोर हो जाएगी, और जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम के टाइम में इसको रिकॉल करोगे, रिट्रीवल करोगे इस मेमोरी को, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। सी मेमोरी से क्वेश्चन है, इसको हमने जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो है उसमें कवर किया है, तो एमनीशिया इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, वीडियोस देख लीजिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ करवाया गया है, ऐसा नहीं है कि वो वर्थलेस है या यूज़लेस है, आप ये बोलिए, आप समझ लीजिए टॉपिक इजी किए गए आपके लिए, आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी आसानी होगी। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने बोला था मेमोरी के से अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कितनी सी ड्यूरेशन होती है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है सिर्फ 20 सेकेंड्स की। आगे जो सेंसरी मेमोरी होती है उसकी 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड की होती है, इसकी 20 सेकेंड्स की होती है। एंड मतलब आपके पास सेंसरी, मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझा देती हूँ यहीं पर कि क्या है। जैसे कि आपके पास इस टाइम आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, साइड बाय साइड आपके नेबर में मे बी कुत्ता भौंक रहा होगा या आपके घर में टीवी लगा होगा, तो आपकी अटेंशन उस साइड नहीं जा रही है, मे वो चीज़ें हो रही है, आपको पता लग रहा है, बट आपका ध्यान कहाँ है, यहाँ पर स्क्रीन पे है, आपके फ़ोन पे है, ठीक है, आप मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी सेंसरी मेमोरी है, सेंसेस रिसीव कर रही है वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जिस चीज़ पे आप ध्यान दोगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। जैसे आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो, मेरी वीडियोस पे ध्यान दे रहे हो, तो इस टाइम आपकी वो चीज़ क्या चलेगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई है। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो 20 सेकेंड वहाँ पर रहेगी, मतलब जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आपके ध्यान में रहेगा। अब इसके बाद अगर आप मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको रिवाइज करते हो एक बार, तो वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। वहाँ पर वो एक दिन भी रह सकती है, एक वीक भी रह सकती है, लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। तो वहाँ की ड्यूरेशन लाइफ लॉन्ग है, और शॉर्ट टर्म की 20 सेकेंड है, और आपकी जो है सेंसरी मेमोरी की 1 से 2 सेकेंड है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो थिंकिंग में आपके इन्फरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, ये सारी इन्वॉल्व होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ रेंजिंग फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज सिवियर मेंटली रिटार्डेड। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, जो आपका IQ टेबल होता है उसको आप लर्न कर लीजिए एक बार, फिर आपको ईजी रहेगा ये काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने किया था, थोड़ा सा कई बार आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कई बार प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप हिंदी को भी रेफर कर सकते हैं। ओके, सो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो किल पैट्रिक रहेगा। किल पैट्रिक ने जो था वो आपका प्रोजेक्ट मेथड दिया था। हम आपके साथ ये वाली वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें हम जैसे कि सारे जितने भी मेथड्स है, लाइक माइक्रो टीचिंग किसने इन्वेंट की थी, जिसने फर्स्ट टाइम IQ टर्म जो था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉइन किया था। फिर आपका जो फर्स्ट टाइम मेंटल एज किसने कॉइन किया था, और फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत बार पूछ लिया जाता है, एल्फ्रेड बिनेट ने किया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट इज हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। ये किसने किया था, सी इसमें से किसी ने भी नहीं किया था ये। इसका राइट आंसर I guess Gross है something, I'm not recalling the name. So इनमें से तो कोई नहीं है। अगर आपको उसका करेक्ट आंसर पता है, कुछ A से है I guess, ग्रॉस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा पूरा, ऐसा कुछ नाम है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हु सेड द 2 चिल्ड्रंस हैव नो कॉमन एबिलिटीज। सो ये किसने बोला था, ये जो था ये हरलॉक ने बोला था। उन्होंने बोला था इवन दी
आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं उनके पास भी एबिलिटी सेम नहीं होते, सबके अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो कौन थे इसके प्रोपाउंडर, आप सबको पता है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये आपको थ्योरी सारी मैंने वीडियो बनाई है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहूँगी, आप रिवाइज करते रहना। ए कोलर इज द करेक्ट आंसर। Okay, Kohler is the correct answer. Next is how many personality types are mentioned by Kitchener. तो कितनी personality types की बात की थी उन्होंने? C3 is the correct answer. नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। सो आपको याद रखना है जो क्रिएटिविटी है ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये चीज़ें रिपीट की है। सो जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो क्या होगा, एक न्यू रिजल्ट फॉर्म होगा, क्रिएटिव करना है, कुछ हटके करना है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु सेड क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। सी वही चीज़ जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ ली है, और किसने बोला था ये। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, डेफिनेशन है ये, तो जेम्स डेवर ने ये बोला था। ओके, ये किसने बोला था? जेम्स डेवर ने बोला था। नेक्स्ट इज हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। तो लर्निंग रूल्स किसने दिए थे? आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 रूल्स है वो, लॉ ऑफ आपका एक्सरसाइज है, ये सारे जो रूल्स है वो 3 रूल्स है ये जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे रूल्स जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे। लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं, प्राइमरी लॉज है ये, सेकेंडरी और भी थे, मेनली प्राइमरी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज इज़ नोन एज। तो उनको क्या बोला जाता है? जिनका मेंटल एज कम होती है देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, ये ऐसे चिल्ड्रंस को हम बोलते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। और आपका IQ फाइंड करने का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। सो लेट्स से इसमें क्या बोला है, मेंटल एज लोअर है, मेंटल एज 5 रख लीजिए, क्रोनिकल एज 10 रख लीजिए। सो आप अगर इसको करेंगे 5/10 इंटू 100 तो आप देख सकते हो 50 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका मेंटली रिटार्डेड बच्चा बोला जाएगा। नेक्स्ट इज children construct their own understanding through interaction with their environment stated by who stated this। तो ये जो स्टेटमेंट थी कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते अपनी आइडियाज़, ये आपके पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो पियाजे ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि वो क्या मानते हैं कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। और उनको लिटिल साइंटिस्ट भी बोला था, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला गया है पियाजे के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज 10 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, so आप देख सकते हो 10/10 इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो 100 है तो मतलब एवरेज है। ओके, एवरेज है, नॉर्मल है, आई मीन टू से नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट है आप पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, एक बार उसको देख लीजिए। बट यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। सी यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया है आपके आंसर की में वो ए दिया गया है, सेंसरी मोटर स्टेज। बट यहाँ पर बच्चा लॉजिकली थिंक करना नहीं स्टार्ट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो तो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करते हैं, बच्चा लॉजिकली थिंक, मतलब वो अगर आप उसको 2 चीज़ें दिखाओगे प्लस 2 चीज़ें दिखाओगे तो वो ऐड करके आपको 4 बता देगा। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब उसको चीज़ें सामने चाहिए, उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई है, मतलब अमूर्त नहीं हुई है, उसको मूर्त चीज़ें चाहिए सामने, उसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए, फिर ही वो कैलकुलेट कर सकता है, चीज़ें लॉजिकली थिंक कर सकता है। ओके, बिगिंस लिखा है, बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए। सो मेरे हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो प्रपोज्ड बाय तो किसने किया था ये, सॉरी
मोंटेस्ट्री ने किया था, फोबेल ने किया था। ठीक है, फोबेल ने क्या किया था, आपका किंडरगार्टन मेथड जो था वो किया था, और आपकी मोंटेस्ट्री ने, मारिया मोंटेस्ट्री ने क्या किया था, आपकी नर्सरी मेथड दिया था उन्होंने। ठीक है, नर्सरी मेथड दिया था। सो दैट्स ऑल, 30 क्वेश्चन सॉल्व्ड। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, और आप अगर नए पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, नया जो HP टाट आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। और साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, जब आप उसको रिवाइज करोगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जिन पे वीडियोस बन चुकी हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।